अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे एक चीज़ याद आई है, मैं अपना क्विज 6 सबमिट करना भूल गया, तो उसका फिर मैं क्या करूँ? आई थिंक उसकी डेडलाइन सैटरडे रात को थी। असाइनमेंट 6 या क्विज 6? क्विज 6। अच्छा हाँ, वो हाँ कोई मसला नहीं, आप अभी कर लेना और फिर हाथ को बता देना कि यार मैंने गलती से भूल गया था, लेट किया, तो कर लेगा एक्सेप्ट को। चलिए ठीक है, थैंक यू। ओके, सो इट इज टाइम, लेट्स स्टार्ट। पिछली दफा जो पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हम डेटाबेसेस देख रहे थे कि डेटाबेसेस का मकसद जो होता है इट्स टू स्टोर डेटा इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे सो दैट वी कैन राइट फास्टर एंड गेट द डेटा फास्टर। हमने टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस की बात की थी, बट ये मैं भी रिवाइज नहीं करता क्योंकि इट्स नॉट रेलेवेंट टू टुडेज लेक्चर। हमने कहा था कि हम प्राइमरीली रिलेशनल डेटाबेसेस पढ़े होंगे। रिलेशनल डेटाबेसेस ऑर्गेनाइज डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, एंड दैट्स व्हाई दे आर वेरी convenient and easy to understand, क्योंकि और सबसे पॉपुलर फॉर्म ऑफ डेटाबेस भी यही है। एंड वी हैव सीन और ट्रेडिशनली के दे आर वेरी यूजफुल इन मॉडलिंग मोस्ट काइंड्स ऑफ डेटा, इसलिए मोस्ट वेबसाइट्स यूज रिलेशनल डेटाबेसेस, मोस्ट एप्लीकेशंस यूज देम। इसलिए एक्सेल भी इतना मशहूर है क्योंकि टेबल्स आर अ वेरी नेचुरल sort of intuitive format for us. For SQL, by the way, Excel में भी एसक्यूएल जो हम लैंग्वेज सीख रहे हैं ना, एसक्यूएल, वो एक्सेल में चलती है, गूगल शीट्स में भी चलती है। बट सो उसका लिमिटेड सा वर्जन चलता है। रिलेशनल डेटाबेसेस ऑर्गेनाइज डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। हमने ये भी बात की थी लास्ट टाइम के जो डीबीएमएस है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये कुछ एप्लीकेशंस होती हैं जैसे कि माइस्क्यूएल है या पोस्टग्रेस वगैरह है, जो कि दे अलाउ यू टू, ये कह लेंगे कमर्शियल एप्लीकेशंस हैं, डेटाबेस एप्लीकेशंस हैं। सो हमने कहा था कि डीबीएमएस जो है वो एक लेयर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन होती है, विच मीन्स के आप जो हो बात करते हो, हार्ड डिस्क से डायरेक्टली बात नहीं करते आप फाइल सिस्टम से भी डायरेक्टली बात नहीं करते। आपकी एप्लीकेशन और फाइल सिस्टम के दरमियान में डीबीएमएस आके बैठता है। आपको लगता है कि आप टेबल्स बना रहे हो, रोज बना रहे हो, जबकि असल में डीबीएमएस जाहिर है कि उनको स्टोर करता है हार्ड डिस्क के ऊपर ही, यूजिंग द फाइल सिस्टम एपीआई जो उसको अवेलेबल है, वो फाइल्स बनाता है उसकी। एसक्यूलाइट फॉर एग्जांपल एक डीबीएमएस है। एसक्यूलाइट का बड़ी बेसिक स्ट्रेटजी है, वो एक फाइल बनाता है, उसके अंदर सब कुछ स्टोर करता है। तो वो बहुत छोटे डेटा सेट्स वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। अक्सर एंड्रॉइड एप्लीकेशन जो अपना डेटा लोकली रखती हैं आपके फोन के अंदर, वो अक्सर एसक्यूलाइट यूज करती हैं। पर ज्यादा बड़ी प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशन वो ज्यादा कि फिर बहुत सारी फाइल्स यूज करती हैं और इस तरह की चीजें। तो ये हम आगे चलते हैं। हमने कहा कि हम अपनी डेटाबेस से बात करते हैं इन द लैंग्वेज ऑफ टेबल्स। हम उसे कहते हैं कि टेबल बना दो, वो टेबल बना देता है। हम उसे कहते हैं, और फॉर एग्जांपल यू कैन इमेजिन कि एक टेबल के लिए वो क्या करता है कि लेट्स से एक फाइल बना लेता है। दिस इज नॉट रियलिस्टिक, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। आप उसे कहते हैं इसमें दो कॉलम्स बनाने हैं, तो लेट्स से वो इस फाइल में पहली लाइन पे कॉलम्स के नाम लिख देता है सेपरेटेड बाय कॉमा। हम उसे कहते हैं एक रो डाल दो, वो अगली लाइन में रो लिख देता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है। तो हम हमें हमारे पर्सपेक्टिव से हमें ये नजर आता है कि एक टेबल है, माइस्क्यूल के पर्सपेक्टिव से, लेकिन पीछे फाइल्स चल रही होती हैं। हमने यूनिवर्सिटी डेटाबेस स्कीमा की बात की थी कि हम इसकी एग्जांपल लेते हैं कि हम पहले एक स्टूडेंट टेबल बनाते हैं जिसमें स्टूडेंट की आईडी है, नाम है, ईमेल है, स्कूल है और मेजर है। ठीक है। ये हमारे कॉलम्स हो गए। इसमें हम रोज ऐड करते हैं। ठीक है, इस तरह। फिर हमने कहा कि हम इसी तरह हर टेबल के अंदर इन इन एसक्यूएल डेटाबेस, सीक्वल डेटाबेस, एक कॉलम होता है जिसको हम प्राइमरी की कहते हैं। दिस इज द कॉलम दैट हैज यूनिक वैल्यू इन एवरी रो। ठीक है। और as far as I know, your primary key can also be a set of multiple columns. So, for example, um, let's say you have a table जिसके अंदर, again this may vary from DBMS to DBMS, but in a table you may have a case जिसमें एक
कोई ऐसा स्पेसिफिक कॉलम नहीं है जिसकी वैल्यू रिपीट नहीं होती, लेकिन दो कॉलम्स मिला के एक वैल्यू है जो कि कभी रिपीट नहीं होती। तो उसकी अगर मैं एग्जांपल सोचूं, लेट मी इन फैक्ट आस्क Gemini for an example. Composite primary key. Example, or online store sells various products. You might have a table called order details to store information about the items within each customer order. तो टेबल ऑर्डर डिटेल्स है, जिसमें कॉलम्स के नाम है ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, क्वांटिटी एंड यूनिट प्राइस। उसने कहा है ऑर्डर आईडी एंड प्रोडक्ट आईडी नीदर कैन बी प्राइमरी की ऑन इट्स ओन, क्योंकि एक ऑर्डर आईडी मल्टीपल टाइम्स आ सकती है, क्योंकि एक ऑर्डर के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो एक स्पेसिफिक ऑर्डर आईडी कैन हैव मल्टीपल रोज इन द ऑर्डर डिटेल्स टेबल, क्योंकि इस टेबल के अंदर डिटेल्स लिखी हुई है ऑर्डर की। एक स्पेसिफिक ऑर्डर था, उसका एक स्पेसिफिक नंबर था, उस ऑर्डर के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, राइट। सो उसके अंदर फॉर एग्जांपल यू कैन इमेजिन कि एक रो हो सकती है, अगर मैं यहीं पे लिखना शुरू कर दूं, तो आपके पास ऑर्डर आईडी एक कॉलम है, प्रोडक्ट आईडी एक और कॉलम है, क्वांटिटी फॉर एग्जांपल एक और कॉलम है, और यूनिट प्राइस एक और कॉलम है, ठीक है। तो ऑर्डर आईडी में फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है 1, ठीक है, ऑर्डर आईडी 1 है, उसमें हम एक प्रोडक्ट आईडी लिखते हैं जो फॉर एग्जांपल है से 4, ठीक है, और फिर हम क्वांटिटी लिखते हैं आगे 1, और यूनिट प्राइस हम लिख देते हैं फॉर एग्जांपल इस प्रोडक्ट की 120 रुपीज, ठीक है। सिमिलरली हम दोबारा लिखते हैं ऑर्डर आईडी 1, ठीक है, और प्रोडक्ट आईडी से हम लिखते हैं 5, ठीक है, और क्वांटिटी हम लिख देते हैं 2, और इसकी यूनिट प्राइस हम लिख देते हैं फॉर एग्जांपल 50, ठीक है। तो बेसिकली हम कह ये रहे हैं कि हमारे पास असल में एक पीछे एक ऑर्डर टेबल भी होगा, ठीक है, तो मैं इसको बड़ा कर दूं, ऑर्डर टेबल भी होगा, जिसमें ऐसी ऑर्डर आईडी का कॉलम उसके अंदर भी होगा, उसमें एक ऑर्डर फॉर एग्जांपल और भी चीज़ें हो सकती हैं उसके अंदर, ऑर्डर डेट हो सकती है उसके अंदर, ठीक है। तो उसके अंदर ऐसे एक ऑर्डर आईडी पड़ी होगी, और लिखा होगा कि किस डेट का ऑर्डर है ये। फॉर एग्जांपल यू कैन से कि ये जून 30 20 का ऑर्डर है, ठीक है। उसमें और ऑर्डर्स भी हो सकते हैं, जो कि जैसे जुलाई 01 20 का ऑर्डर है, ठीक है। हम यहाँ पे, और इसी तरह हमारे पास एक प्रोडक्ट्स का टेबल होगा अलग से, ठीक है, जिसमें प्रोडक्ट आईडी पड़ी होगी, प्रोडक्ट का टाइटल पड़ा होगा, उस प्रोडक्ट की इमेज पड़ी होगी, ठीक है। प्रोडक्ट से मुराद है यानी जो चीज बिकती है, जैसे कोई फोन है या कोई ज्वेलरी है वटेवर, ठीक है। तो प्रोडक्ट आईडी फॉर एग्जाम्पल आपके पास 4 है, अगेन ये भी 1 से शुरू होगी, बट मैं यहाँ पे वैसे डिमॉन्स्ट्रेट फॉर स्पीड मैं यहाँ पे 4 लिख रहा हूँ। उसका कोई टाइटल होगा फॉर एग्जाम्पल मेंस वॉच, और उसकी कोई इमेज होगी जिसका कोई फॉर एग्जाम्पल लिंक पड़ा होगा ऐसे, ठीक है। इस तरह ऑर्डर आईडी 5, प्रोडक्ट आईडी 5 होगी, विच में बी फॉर एग्जाम्पल स्मार्टफोन, और उसकी अपनी एक इमेज पड़ी होगी ऐसे। तो यहाँ पे अब ये जो टेबल है नीचे हमारा, ये ऑर्डर डिटेल्स टेबल टेबल है, ये इन दोनों को मिक्स कर रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्डर आईडी 1, जो आईडी 1 वाला ऑर्डर था उसके अंदर प्रोडक्ट 4 एडेड है, ठीक है। यानी द यूजर दैट प्लेस्ड ऑर्डर 1, इस ऑर्डर के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स होंगी ना, एक ऑर्डर में कई चीजें यूजर ऑर्डर करता है, तो वो कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, हर प्रोडक्ट के लिए एक रो बनी हुई है, ऑर्डर 1, प्रोडक्ट 4, और इस प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी, एक 1 क्वांटिटी, और इसकी यूनिट प्राइस क्या है ये, ठीक है। सिमिलरली ऑर्डर आईडी 1, प्रोडक्ट आईडी 5, 2 क्वांटिटी एंड 50। तो इससे आप यू कैन लेटर सॉर्ट ऑफ क्रिएट द पिक्चर, यू कैन से कि अच्छा ठीक है, अगर हम इसको रीड कर रहे हो, हम डेटा को देख के बता सकते हैं कि अच्छा ऑर्डर नंबर जो 1 था, उसमें जो प्रोडक्ट्स थे वो क्या थे, इट वॉज मेन्स वॉच एंड स्मार्टफोन, ठीक है। मेंस वॉच जो थी वो एक थी, और स्मार्टफोन 2 थे, ठीक है। और हम टोटल प्राइस भी यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। हमें पता है मेंस वॉच एक थी जो 120 की होती है, तो 120 प्लस, और हमें पता है 2 स्मार्ट वॉचेस खरीदी गई थी, क्योंकि क्वांटिटी यहाँ पे 2 लिखी हुई है, हर एक की प्राइस 50 है, तो ये आपकी टोटल प्राइस बन जाती है, ठीक है, जो कि बनती है 100 और 220, ठीक है। सिमिलरली यू कैन इमेजिन कि अगर एक और ऑर्डर नंबर 2 होता यहाँ पे ऐसे, और उसमें लिखा होता यूजर ने सिर्फ यहाँ से लेट से 4 रिस्ट वॉचेस खरीदी हैं,
ठीक है। और हो सकता है यूजर ने डिस्काउंट पे खरीदी हो, तो जब यूजर ने ये ऑर्डर प्लेस किया उस टाइम कोई डिस्काउंट चल रहा था, तो उसको जो रिस्ट वॉच मिली है वो 120 रुपीज की नहीं मिली, वो फॉर एग्जाम्पल उसको 100 की मिल गई है। ठीक है, तो अब इसकी अगेन आप प्रोडक्ट्स लिख सकते हैं कि इसमें क्या है, यूजर ने मेंस वॉच खरीदी है कितनी, 4। ठीक है, और टोटल जो प्राइस बनी है वो क्या बनी है, 4 × 100, 400। ठीक है, तो अगेन इस तरह से यू कैन इमेजिन। नाउ अब इस टेबल में, ऑर्डर्स टेबल में क्या प्राइमरी की होगी, दैट इज द ऑर्डर आईडी ऑब्वियसली, क्योंकि हर रो में यूनिक होती है। इसमें क्या प्राइमरी की होगी, दैट्स द प्रोडक्ट आईडी, क्योंकि वो भी हर रो में यूनिक होती है, दो रोज की सेम नहीं हो सकती। ऑर्डर डिटेल्स पेज के अंदर ना ऑर्डर आईडी प्राइमरी की हो सकती है ना प्रोडक्ट आईडी प्राइमरी की हो सकती है। क्यों? क्योंकि यू कैन हैव मल्टीपल रोज विद द सेम ऑर्डर आईडी, यू कैन ऑल्सो हैव मल्टीपल रोज विद द सेम प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, और कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है किसी भी कॉलम में जो अक्रॉस द टेबल अक्रॉस ऑल रोज यूनिक हो, बट दो रोज का कलेक्शन यूनिक हो सकता है। तो यहाँ पे देखें, ऑर्डर आईडी और प्रोडक्ट आईडी इनको मिलाएं अगर, कोई ऐसी रो नहीं होगी जिसके अंदर एक ही ऑर्डर आईडी है और वो एक ही प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल ये रो नहीं हो सकती। ये रो गलत है, क्योंकि अगेन ऑर्डर आईडी 2, उसके अंदर प्रोडक्ट आईडी 4 शामिल है, उसकी क्वांटिटी 3। ठीक है, तो अगर ऐसा ही था तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ ऐड होनी चाहिए थी। ठीक है, यानी यहाँ पे क्वांटिटी 7 हो जानी चाहिए थी, अगर 3 और आइटम्स थी तो इसकी अलग से रो होनी नहीं चाहिए थी। ठीक है ना, तो इसलिए इन दो कॉलम्स का जो कॉम्बिनेशन है दैट कैन बिकम अ प्राइमरी की। तो आप इस तरह से इसे कंपोजिट प्राइमरी की कहते हैं। यू कैन ऑल्सो से अच्छा यार कोई एक कॉलम तो नहीं है, लेकिन मैं दो कॉलम्स के कॉम्बिनेशन को प्राइमरी की कह रहा हूँ। वैसे ये रिलेटिवली रेयर प्रैक्टिस है। अक्सर ये होता है कि हम इसके अंदर भी इसका अपना एक आईडी कॉलम बना देते हैं। ऐसे, ठीक है, फॉर गिव द बैड फॉर्मेटिंग। ठीक है, इस तरह से। तो ये इसका अपने अपना आईडी का कॉलम बना दिया, और वो बस इंक्रीमेंटल आईडीज है, इनका कोई मीनिंग नहीं है। बस ये कि हमें चूंकि एक प्राइमरी की चाहिए थी तो इसलिए हमने ये एक्स्ट्रा कॉलम बना दिया। तो आई होप दिस इज क्लियर। आई विल टेक अ पोल। ठीक है, कूल। अच्छा, वापस आते हैं। तो प्राइमरी कीज हमने देख ली क्या होती हैं। ठीक है, और हमने कहा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर भी ये यू कैन कंसीडर कि ये प्राइमरी की होती है, जो लेफ्ट साइड पे ग्रे कॉलम होता है। और हमने कहा था कि अच्छा, अब लेट्स से कि हमारे पास कोर्सेज भी हैं। ठीक है, तो उसका आप एक और टेबल बना सकते हैं जिसमें हर कोर्स के अंदर कोर्स का कोड होता है, जिसको हम प्राइमरी की कह लेंगे, CS100 या वट एवर। टाइटल होता है, इंस्ट्रक्टर होता है। ठीक है, ऐसे ये हमने दो कोर्सेज फॉर एग्जाम्पल ऐड भी कर दिया इसके अंदर। अब हम आ जाते हैं जो आज का टॉपिक है, विच इज रिलेशन डेटाबेसेस में फॉरेन कीज। फॉरेन कीज क्या होती है? तो अब लेट्स से कि हम क्या करना चाहते हैं, हमारे पास स्टूडेंट्स का टेबल है और कोर्सेज का टेबल है। हम एक नया टेबल बनाना चाहते हैं ऑफ इनरोलमेंट्स। ठीक है, और इनरोलमेंट क्या होती है? इनरोलमेंट ये होती है कि जब भी कोई स्टूडेंट एक कोर्स लेता है उसको इनरोलमेंट कहते हैं। ठीक है, ईच इनरोलमेंट मस्ट हैव टू थिंग्स, अ स्टूडेंट एंड अ कोर्स। ठीक है, तो हम एक तीसरा टेबल बनाएंगे जिसे हम कहेंगे इनरोलमेंट्स टेबल। ये आ गया, जिसमें इनरोलमेंट की आईडी है, स्टूडेंट की आईडी है, कोर्स कोड है और स्टूडेंट ग्रेड है। ठीक है, तो अब यहाँ पे नोटिस करें कि इसमें जो स्टूडेंट आईडी का कॉलम है ये स्टूडेंट टेबल को रेफर कर रहा है, इन द सेंस कि इसमें हम जो स्टूडेंट आईडी लिखेंगे वो वही कोई आईडी होगी जो स्टूडेंट्स टेबल में पहले से पड़ी हुई है। ऐसा नहीं हो सकता कि स्टूडेंट्स टेबल के अंदर एक ऐसा जो सेट ऑफ रोल नंबर्स है, इनरोलमेंट टेबल के अंदर हम कोई नया रोल नंबर इस्तेमाल कर लें जो कि स्टूडेंट्स के अंदर पड़ा ही नहीं हुआ। ठीक है, यू कैन नॉट यूज अ स्टूडेंट आईडी इन द इनरोलमेंट टेबल दैट डज नॉट एग्जिस्ट इन द स्टूडेंट्स टेबल, राइट? यू कैन नॉट यूज अ सर्टेन रोल नंबर जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, उस रोल नंबर का बच्चा कोई है ही नहीं एग्जिस्ट करता। ठीक है, सो एक्सेल के अंदर लेट्स से अगर आपने इस तरह से तीन टेबल्स बनाए होते तो आप ये कर सकते थे, यू कुड बाय मिस्टेक राइट स्टूडेंट आईडी that does not exist in the students table। ठीक है, but relational databases के अंदर what you do is कि you link these columns using what is called a foreign key। ठीक है, ये जो लिंक होता है, और ये फॉरेन की क्या होती है? अ फॉरेन की इज अ कॉलम और कलेक्शन ऑफ कॉलम्स इन वन टेबल दैट रेफर्स टू द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। ठीक है, तो इनरोलमेंट टेबल के अंदर हम स्टूडेंट आईडी का जो कॉलम है
इसको हम कहेंगे ये एक फॉरेन की है, इन द सेंस कि ये इस टेबल की अपनी एक वैल्यू नहीं है, इट्स अ फॉरेन वैल्यू दैट्स प्लेस्ड इन दिस टेबल एज अ रेफरेंस, ठीक है। और वो जो दूसरा टेबल है, जो फॉरेन टेबल है, ये उसकी प्राइमरी की है, ठीक है, इट मस्ट बी द प्राइमरी की ऑफ दैट टेबल, ठीक है। सो इसको फॉरेन की कहते हैं। एंड अगेन मकसद क्या है इसका, मकसद सिंपल सा यही है कि इनरोलमेंट टेबल के अंदर हम कोई ऐसी स्टूडेंट आईडी ना डाल सकें जो स्टूडेंट्स टेबल के अंदर पहले से एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। और इसका ये भी फायदा है कि अब लेट्स से इनरोलमेंट टेबल में से आपने एक पर्टिकुलर रो पकड़ ली, ठीक है, उसमें एक स्पेसिफिक स्टूडेंट आईडी लिखी हुई है, आपको स्टूडेंट की फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसका नाम क्या है, इसका स्कूल क्या है, इसका मेजर क्या है, ठीक है। तो अगेन चूंकि स्टूडेंट आईडी आपके पास है और ये लिंक्ड है स्टूडेंट टेबल के साथ, तो आप स्टूडेंट टेबल में जाके बाकी इन्फॉर्मेशन रिट्रीव कर सकते हैं। और चूंकि ये प्राइमरी की है, इसलिए आपको पता है कि इस आईडी के अगेंस्ट मुझे स्टूडेंट टेबल के अंदर एक ही रो मिलेगी, ठीक है ना, क्योंकि वो प्राइमरी की थी। तो ये बात समझ में आ रही है आपको कि फॉरेन की का क्या मकसद होता है। टेक अ पोल। गुड गुड। और इसी तरह से कोर्स कोड जो है वो भी हम उसको भी एक फॉरेन की बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि कोर्स कोड का जो कॉलम है वो कोर्सेज टेबल में एक प्राइमरी की है और इनरोलमेंट टेबल में हमें वो चाहिए, ठीक है। तो मैं एग्जांपल देता हूँ उसकी आपको। तो और अगेन अगेन जो डीबीएमएस है आपका वो इंश्योर करेगा कि अगर आपने गलती से कोई ऐसी वैल्यू डालने की कोशिश की इनरोलमेंट टेबल के अंदर जो एग्जिस्ट नहीं करती स्टूडेंट टेबल में, या ऐसा कोर्स कोड डालने की कोशिश की जो कोर्सेज टेबल में एग्जिस्ट नहीं करता, तो आपको इंसर्ट करने ही नहीं देगा वो रो, ठीक है। तो ये है फॉर एग्जाम्पल हमारा नीचे नया टेबल आ गया जिसमें ये 4 कॉलम्स हैं, हम उसमें एक नई रो ऐड करते हैं। इनरोलमेंट आईडी एक बेसिक इंटीजर सीरियल नंबर है जो कि खुद ही इंक्रीमेंट हो जाता है हर दफा, इसका कोई मीनिंगफुल मतलब नहीं है इसका। स्टूडेंट आईडी, अच्छा, some can someone tell me why we did not make a composite primary key over here, कि स्टूडेंट आईडी और कोर्स कोड को मिला के हमने एक प्राइमरी की क्यों नहीं बना दी, हमने एक नया कॉलम क्यों ऐड किया। क्या ऐसा हो सकता है कि इस इनरोलमेंट टेबल के अंदर एक ऐसी रो हो जिसमें स्टूडेंट आईडी, दो ऐसी रोज हो जिनकी स्टूडेंट आईडी भी सेम हो और कोर्स कोड भी सेम हो। एक यूनिवर्सिटी के, आपको पता है यूनिवर्सिटी कैसे काम करती है, इन यूनिवर्सिटी कैन दिस हैपन। अगर रिपीट कर रहा हो कोई कोर्स तो फिर हाँ सेम हो बिल्कुल, सकता बिल्कुल हाँ हो सकता है ये, ठीक है ना। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक नया कॉलम भी आपके पास हो सकता है ऑफ सेमेस्टर, तो फॉर एग्जांपल एक सेमेस्टर नंबर्स लिखे हुए हैं उन्होंने, तो उसमें फिर डिफरेंस आ जाएगा। एंड मे बी यू कैन से कि हाँ ये 3 कॉलम मिला के अब एक कॉम्पोजिट की बन सकती है। एक स्टूडेंट एक सेमेस्टर में एक कोर्स एक ही दफा ले सकता है, ऑब्वियसली एक सेमेस्टर में तो वो 600 दो दफा नहीं ना ले सकता। तो हाँ ये 3 कॉलम्स की बन सकती थी प्राइमरी की, बट अगेन चूंकि वो कॉलम है नहीं हमारे पास, तो हम इनरोलमेंट आईडी एक नया नया कॉलम बना रहे हैं, ठीक है ना। तो अच्छा, ये अब चूंकि स्टूडेंट आईडी जो हमने यहाँ पे यूज किया है वो एग्जिस्ट करती है स्टूडेंट टेबल के अंदर, इसलिए इट्स करेक्ट। एंड सिमिलरली जो कोर्स आईडी वो भी एग्जिस्ट करती है, इसलिए इट्स करेक्ट, ठीक है। सिमिलरली अब एक नई मैंने रो ऐड कर दी, ठीक है। और ये रो लेट्स से कि मैं ऐड करना चाह रहा था, ठीक है। तो इज इट अ वैलिड रो और नॉट, ये मैं कहूंगा ना ये मुझे रो इंसर्ट करनी है, तो पोस्टग्रेस जो हमारा डीबीएमएस है वो पहले चेक करेगा ये चीज जो फॉरेन की है ना, उसे हम फॉरेन की कंस्ट्रेंट कहते हैं कि इट्स अ कंस्ट्रेंट ऑन द डेटा ऑफ द टेबल, ठीक है, कि डेटा एक सर्टेन तरह का ही हो सकता है, एक कंस्ट्रेंट लगी हुई है इस पे। और डीबीएमएस जो है वो हर दफा इट विल इंश्योर कि दैट कंस्ट्रेंट इज फॉलोड, जो डेटा डज नॉट गो आउट ऑफ दैट कंस्ट्रेंट। और वो कंस्ट्रेंट क्या है कि ये जो फॉर एग्जाम्पल एक कंस्ट्रेंट क्या है कि चूंकि प्राइमरी की है ये इनरोलमेंट आईडी वाला कॉलम, यू कैन नॉट हैव द सेम प्राइमरी की इन टू रोज, तो ये यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगी ये रो, ठीक है। इट कैन नॉट बी इंसर्टेड, ठीक है। सिमिलरली अच्छा लेट्स से मैं एक और ट्राई करता हूँ ये, इसके अंदर विल इट बी एक्सेप्टेड। अगेन इसमें ये मसला है कि जो स्टूडेंट आईडी है ये ऊपर स्टूडेंट टेबल में कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। अच्छा अब मैं अगर ये ऐड करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो इज दिस एक्सेप्टेड, यस दिस इज एक्सेप्टेड, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट आईडी भी एग्जिस्ट करती है यहाँ पे, कोर्स कोड भी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, और इनरोलमेंट आईडी भी सेम है। ये सारे कंस्ट्रेंट्स थे कि ये कंस्ट्रेंट्स फॉलो होंगे तो ही एक रो एक्सेप्टेबल होगी, वरना वो रिजेक्ट हो जाएगी, वो डाटा में आईडी कभी नहीं होगी, ठीक है। अम, तो हाँ अगेन कल हमने ये बात की थी कि किसी जैसे अपना फाइल सिस्टम समझ लें, ये एक अच्छी एनालॉजी है जो कि कल मैं देना भूल गया था। इमेजिन योर फाइल सिस्टम, योर लैपटॉप की हार्ड डिस्क की उसके ऊपर जो फाइल्स पड़ी होती है, जो आपका फाइल सिस्टम है, उसको एक्सेस करने के मल्टीपल तरीके हैं। फाइल सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट होता है ना, जो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ करता है ये कि आप अपनी हार्ड डिस्क पे चीजें रख सकें। अम, तो उस फाइल सिस्टम को यूज करने के 3 तरीके हैं। एक है आपका कमांड लाइन इंटरफेस, आप अपने टर्मिनल में जाके
CD करके एक फोल्डर में एंटर होते हैं, आप CP करके कॉपी कर सकते हैं फाइल्स को, MV करके मूव कर सकते हैं फाइल्स को, आप डिलीट भी कर सकते हैं फाइल्स को RM करके। ठीक है, तो टर्मिनल से भी आप अपने फाइल सिस्टम पूरा का पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यू कैन क्रिएट फाइल्स, यू कैन डिलीट फाइल्स, मूव देम वट एवर यू वांट। सिमिलरली आपके पास ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी होता है जो अक्सर आप यूज करते हैं, विंडोज में फाइल एक्सप्लोरर हो गया या मैकओएस में फाइंडर हो गया। बट अगेन नीचे जो फाइल सिस्टम ले रहा है वो सेम है, ऊपर उसको बस इस्तेमाल करने का तरीका डिफरेंट है। अब आप एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से यूजिंग योर माउस आप एक फाइल को एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, या एक नई फाइल क्रिएट करते हैं, या कॉपी करते हैं, डिलीट करते हैं। ठीक है, और एक तीसरा तरीका जो होता है वो है प्रोग्रामेटिक इंटरफेस, विच इज कि आप अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पाइथन, C++, PHP जो भी है उसमें भी यू कैन इंटरेक्ट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम्स फाइल सिस्टम यूजिंग अ सेट ऑफ फंक्शंस जो कि आपको मिले होते हैं। बट अगेन फाइल सिस्टम नीचे वही है। ये तीन तरीके हैं। इसी तरह से पोस्टग्रेस को भी यूज करने के, जो भी आपका DBMS है, MySQL वगैरह जो भी हो गया, उसको यूज करने के भी तीन तरीके हैं। यू कैन यूज द CLI, ठीक है, जो कि मैं कल कर रहा था, आपने देखा भी था। ठीक है, टर्मिनल में मैं यूज कर सकता हूँ। आई कैन यूज अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो कि पोस्टग्रेस का अपना नहीं है, बट DBवर ये कम्युनिटी मेड सॉफ्टवेयर है जो कि सब पोस्टग्रेस के साथ भी काम करता है, MySQL के साथ भी काम करता है, सबसे काम करता है। वो भी यूज कर सकते हैं आप, या आप अपनी लैंग्वेज ऑफ चॉइस से प्रोग्रामेटिकली भी डेटाबेस को क्वेरी कर सकते हैं, जो कि हमने ये तीनों हमने कल करके देखे थे। ठीक है, तो जस्ट एन एनालॉजी फॉर यू। तो हमने कल बात की थी कि सबसे पहले आपको ये डायग्राम में दिखा रहा था, तो इसमें ये जो लेफ्ट साइड पे है ना ये चीज है, ये हमारी SQL है बेसिकली। ठीक है, अगेन उसका सिंटैक्स एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता, बट दिस इज व्हाट SQL इज। व्हेन वी टॉक टू द डेटाबेस, वी टॉक इन अ लैंग्वेज दैट इट अंडरस्टैंड्स, एंड दैट लैंग्वेज इज द लैंग्वेज ऑफ SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, तो SQL कमांड जो है हमने कुछ कल देख लिए थे, जैसे क्रिएट टेबल कमांड होता है, क्रिएट डेटाबेस कमांड हमने ये दोनों कल देखे थे। इंसर्ट कमांड हमने कल देखा था, एक नई रोज इंसर्ट की थी हमने कल काफी। सिलेक्ट कमांड भी हमने कल देखा था कि हमने टेबल में से रोज सिलेक्ट की थी। अपडेट, डिलीट वगैरह, वेयर क्लॉज, एंड क्लॉज, और क्लॉज, ये हम आज देखते हैं। ठीक है, तो क्रिएट डेटाबेस आपको पता है, हमने कल देखा था। मैं यहाँ से निकल के ये मैंने वापस अपनी कनेक्ट की हुई है पोस्टग्रेस डेटाबेस। तो आई कैन फॉर एग्जांपल लेट मी क्विट द डेटाबेस, मैं दोबारा इसको कनेक्ट करता हूँ उसके साथ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं लेट मी ओपन इट अप। ठीक है, अच्छा, व्हाट आई कैन डू इज आई कैन क्रिएट डेटाबेस, और मैं इसको नाम दे देता हूँ teaching-2 सेमीकोलन। ठीक है, सॉरी, हाँ, डेटाबेस के नाम में शायद डैश नहीं आ सकता, तो ये डेटाबेस बन गई है। ठीक है, आई कैन शेष -L/L, तो मुझे दिखा देगा कौन कौन सी डेटाबेसेस पड़ी हुई है। ये teaching-2 पड़ी हुई है। ठीक है, आई कैन कनेक्ट टू दिस डेटाबेस बाय सेइंग /c कनेक्ट। ठीक है, अगेन ये SQL नहीं है अभी, ये मैं जो कमांड लाइन टूल यूज कर रहा हूँ, कमांड लाइन सॉफ्टवेयर, उसका नाम आई थिंक PSQL है, टू कनेक्ट टू क्वेरी दिस डेटाबेस, उसकी कमांड है ये। सॉरी, /c teaching-2, ओहो, ये 52 teaching-2, यहाँ पे लिखा भी आ रहा है teaching-2। अब इस डेटाबेस के अंदर आई कैन रन कमांड्स, आई कैन से क्रिएट टेबल फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स। ठीक है, और उसके अंदर आई कैन से कि अच्छा उसके अंदर एक कॉलम होगा ID, लेट्स से रोल नंबर का कॉलम होगा, विच इज नंबर नहीं कहेंगे उसको, मैं उसको वारकार कह लेता हूँ, क्योंकि एक रोल नंबर अगर जीरो से शुरू हो गया, वैसे जीरो से शुरू तो नहीं होता, तो नंबर ही कर लेते हैं उसको फिलहाल। मुझे ना वैसे देखना पड़ेगा कि पोस्टग्रेस में टाइप न्यूमेरिक टाइप को इंट कहते हैं या नंबर कहते हैं, क्या कहते हैं। ये DBMS के अंदर ना फर्क होता है जरा, मैं इसको वेरीफाई करा लूंगा। रोल नंबर चाहिए मुझे, नेम चाहिए जो कि वारकार फॉर एग्जांपल 100 है, 100 कैरेक्टर से लंबा नाम नहीं हो सकता एक बच्चे का। मुझे और ये नल भी नहीं हो सकता, नॉट नल। ठीक है, उसको ये जो रोल नंबर है ये मेरी प्राइमरी की है, मैं इसको बनाता हूँ प्राइमरी की। ठीक है, सिमिलरली जो मेरा नेम हो गया, उसके अलावा मुझे क्या चाहिए, ईमेल चाहिए बच्चे का, विच इज ऑल्सो फॉर एग्जाम्पल वारकार 100, नॉट नल। और लेट्स से मुझे उसका बच्चे का स्कूल चाहिए, स्कूल विच इज ऑल्सो वारकार, लेट्स से 50 या 100 ही करना चले, और ये भी नॉट नल है। और मुझे उसका मेजर चाहिए, विच इज ऑल्सो लेट्स से वारकार 100 एंड नॉट नल। ये वारकार इज वेरिएबल कैरेक्टर्स, आई टोल्ड यू लास्ट टाइम कि एक स्ट्रिंग टाइप है, और 100 जो है वो इसकी लिमिट है कि कितनी लंबी हो सकती है स्ट्रिंग। ठीक है, अब मैं ये कॉपी करता हूँ यहाँ से, क्योंकि इसमें लाजमन गलतियां होंगी जो कि पोस्टग्रेस में ये नहीं चलेगा। इन पोस्ट करेक्ट दिस क्वेरी।
हाँ, नंबर वो कह रहे कि नहीं होती, इंट होती है उसके अंदर, तो मैं पहले ठीक कह रहा था। तो आई थिंक बाकी सब कुछ ठीक है। मैं अपनी खोलता हूँ इसको। आई विल गो बैक। नंबर की जगह मैं बस उसको इंट कर देता हूँ, एंड एंटर। तो क्रिएट टेबल हो गया, ठीक है। मैं स्लैश डी टी करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा कि मेरे पास स्टूडेंट्स का एक टेबल है, ठीक है। आई कैन से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, या मैं एसक्यूएल लिख रहा हूँ तो इसमें कोई भी रो नहीं है फिलहाल, लेकिन कॉलम मुझे नजर आ रहे हैं इसमें, ये सारे कॉलम्स पड़े हुए हैं, ठीक है। अच्छा, नाउ व्हाट आई कैन डू इसके आई कैन इंसर्ट, तो हमने कल ये की थी इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पे आप कॉलम बताएंगे कौन कौन से मैं स्पेसिफाई करने लगा हूँ। रोल नंबर मैं खुद स्पेसिफाई करूंगा, नेम भी, ईमेल भी, स्कूल भी और मेजर भी। और वैल्यूज क्या होंगी? तो रोल नंबर में 2210006, मेरा रोल नंबर था, रोहान हुसैन इज द नेम। ईमेल इज फॉर एग्जांपल 2210063@lams.edu.pk। स्कूल इज फॉर एग्जांपल SSE, और मेजर इज CS फॉर एग्जांपल। इंसर्ट हो गया, ठीक है। इफ आई रन द सेम कमांड, इस दफा मैं थोड़ी सी चीजें चेंज कर लेता हूँ। तो फॉर एग्जांपल एक डबल ई मेजर मैं इंसर्ट करता हूँ, 221, लेट्स से 2110003, जस्ट फॉर एग्जांपल, ये नहीं। नाउ आई कैन से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, तो ये मेरे पास दो रोज आ गए, ठीक है, जो कि एज इट इज पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, एंड लेट मी इंसर्ट वन मोर स्टूडेंट, जो कि लेट्स से HSS का है, और वो वहाँ पे क्या कर रहा है, फॉर एग्जांपल HSS में कौन से मेजर होते थे? इकोनॉमिक्स, इकॉन कहते थे उसको, आई थिंक। इसका जो लेट्स से में वो है, वो 2 3, एंड बाकी सारा सेम है, फॉर एग्जांपल। ये मैं नाम सेम रख दिया था, शिट, कोई बात नहीं, चेंज कर लेते हैं। इसका हम नाम रखते हैं फॉर एग्जांपल समीर राना वट एवर, 2 3, ठीक है। अच्छा, अब ये एक मैंने गलती कर दी थी कि जो मेरी दूसरी रो है इसमें मैंने नाम सेम रख दिया है नेम में, तो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। अपडेट। अच्छा, बाय द वे वी कैन आल्सो हैव अ कंस्ट्रेंट, जब आप ये बना रहे होते हैं ना, वैसे प्राइमरी की तो ऑब्वियसली उस पर ऑटोमेटिकली लग जाता है कि ये कंस्ट्रेंट दो रोज की सेम प्राइमरी की नहीं हो सकती, लेकिन लेट्स से आप चाहते हैं कि ईमेल जो है, अब वो प्राइमरी की तो नहीं है लेकिन दो रो का ईमेल सेम नहीं हो सकता। लेट्स से आप चाहते हैं कि ईमेल सेम ना नहीं होना चाहिए, तो आप ये कर सकते थे कि जब इंसर्ट कर रहे थे ना आप, सॉरी क्रिएट कर रहे थे टेबल, तो आप यहाँ पे जो आपकी ईमेल फील्ड थी ये, जिसमें आपने नॉट नल लिखा हुआ है, इसके साथ आप ऐसे यूनिक भी लिख सकते हैं, यूनिक। उससे क्या है कि एक नई कंस्ट्रेंट ये भी लग जाती है इस टेबल के ऊपर कि ईमेल में भी, ईमेल की कॉलम में भी, टू रोज कैन नॉट हैव द सेम ईमेल, ठीक है। तो ये भी आप काम कर सकते हैं, बट खैर, आई गो बैक, आई से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, ये लो, अब 3 है मेरे पास, ठीक है। अच्छा, ये गलती मेरे से हो गई है, मैं इसको अपडेट करना चाहता हूँ, तो मैं अपडेट की स्टेटमेंट देख लूँ। अपडेट विच टेबल? स्टूडेंट्स टेबल, ठीक है। सेट विच, अब जो वैल्यू सेट करनी है हमने वो क्या करनी है, मैं नेम को सेट करना चाह रहा हूँ इक्वल टू सम अदर नेम, फॉर एग्जांपल वलीद, व्हाट्स द फुल नेम ऑफ वलीद बर्की, बर्की, ठीक है। बट सेट वलीद बर्की वेयर, बहुत सारी रोज है ना, किस रो में मैं ये चेंज करना चाह रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 2110003, ठीक है ये, और उसने अपडेट कर दिया, ठीक है। इफ आई shorten this bit, ठीक है, उसने कहा अपडेटेड वन, ठीक है। नाउ इफ आई से सिलेक्ट फ्रॉम स्टार्ट स्टूडेंट्स, यू कैन सी के यहाँ पे इसके नीचे वलीद बर्की आ रहा है और एंड सो ऑन, तो ये मैंने अपडेट कर दिया, ठीक है। इज दिस सो फार क्लियर? ये जो क्वेरी रन की है मैंने अपडेट वाली, लॉन्च द पोल, ठीक है। हाँ, एसक्यूएल इज क्वाइट इंटुइटिव, शुरू शुरू में जब थोड़ा आप एडवांस एसक्यूएल पे जाते हैं तो इट्स, आई हेट एसक्यूएल, एंड देयर इज गुड रीजन टू हेट एसक्यूएल एज वेल। खैर, वो बाद में बात की वैसे ही। अच्छा, अब आ जाते हैं, मैं आपको वेयर क्लॉज दिखाता हूँ, ठीक है, विच इज वेरी यूजफुल क्लॉज। तो क्लियर करते हैं, जब हम सिलेक्ट कर रहे होते हैं, सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स, ठीक है, यू कैन, इसमें तो वी आर गेटिंग ऑल स्टूडेंट्स राइट, बट इफ आई वांट अ क्वालिफायर और अ कंडीशन कि मुझे स्पेसिफिक स्टूडेंट्स चाहिए, फॉर एग्जांपल आई ओनली वांट स्टूडेंट्स फ्रॉम SSC, अभी तो मुझे सारे मिल रहे हैं ना, बट लेट्स से आई वांट ओनली SSC स्टूडेंट्स, सो आई कैन से वेयर school is equal to SSC, ठीक है। तो now it only gives me SSC students, ठीक है। Similarly I can say where school is equal to HSS, and it only gives me HSS majors, और अगर मैं ऐसा स्कूल लेता हूँ जो कि है ही नहीं इसके अंदर,
तो आई गिव जीरो, आई गेट जीरो रोज। ठीक है, समथिंग इन द चैट। यस मुनीब, यस। सो इसके अंदर ना जो आपने सवाल किया है कि डज द चेंज इन प्राइमरी की वैल्यू रिफ्लेक्ट इन नॉन रिलेशन एंट्रीज, विच मींस के अगर हम वापस जाएं, पीछे हमने कुछ एक टेबल बनाया हुआ था ये वाले से। ठीक है, अब ये केस है फॉर एग्जांपल। अब लेट्स से स्टूडेंट आईडी चेंज होगी बंदे की। ठीक, इनरोलमेंट टेबल में इंसर्ट हो गया 2210006 3। ठीक है, लेकिन कल को स्टूडेंट आईडी चेंज होगी मिसाल के तौर पे फॉर सम रीजन। ठीक है, वैसे तो होती नहीं है लेकिन, और एंड स्टूडेंट प्राइमरी की चेंज करनी भी कभी नहीं चाहिए, लेकिन लेट्स से चेंज हो गई है, तो अब क्या होना चाहिए? ठीक है, इसके मल्टीपल स्ट्रेटजीज हैं, और वो आप जब इंसर्ट कर रहे होते हैं ना, प्राइमरी की बना रहे होते हैं, उस टाइम आप बताते हैं कि क्या करना चाहिए। ठीक है, और वो हमने हमने तो नहीं स्पेसिफाई किया, तो आई थिंक डिफॉल्ट जो बिहेवियर होता है वो शायद होता है सेट नल। अगेन वो भी डीबीएमएस पे डिपेंड करेगा। तो दो तीन स्ट्रेटजीज होती है। एक स्ट्रेटजी होती है कि अगर प्राइमरी की पीछे से चेंज हो गई है ना, तो इस टेबल के अंदर जहां वो प्राइमरी थी की थी, उसकी जगह एक एम्प्टी वैल्यू इंसर्ट कर दो, यानी यहां से इसको डिलीट कर दो, और इस रो में स्टूडेंट आईडी के कॉलम में नल आ जाएगा। ठीक है, एम्प्टी आ जाएगा। ठीक है, बट अगेन दिस इज नॉट आइडियल। एक और तरीका क्या है? तो एक और तरीका ये होता है कि इसको डिलीट कर दो। ठीक है, जहां जहां ये प्राइमरी की यूज हुई हुई थी, वहां वहां से वो रो डिलीट कर दो। ठीक है, तीसरा तरीका क्या है कि अपडेट कर दो। अगर प्राइमरी की चेंज हो गई है, तो जहां जहां पे यूज हुई हुई थी वहां वहां पे भी इसको चेंज कर दो। ठीक है, तो ये आपने चीजें बतानी होती हैं, और उसके लिए जो आप चीज सेट करते हो वो होती है एसक्यूएल ऑन अपडेट। कहीं पे कोई अच्छा गाइड नहीं पड़ा हुआ। हाँ, तो ये देखें। अम, ये हमने कहा, एक हमने चाइल्ड टेबल बनाया है। ठीक है, जिसकी चाइल्ड आईडी है और एक पेरेंट आईडी है। पेरेंट आईडी यू कैन इमेजिन कि ये इट्स अ फॉरेन की। ठीक है, पेरेंट आईडी जो कि रेफरेंस करती है पेरेंट टेबल की के अंदर इस कॉलम को। ठीक है, ये माइस्क्यूएल का सिंटैक्स है। पोस्टग्रेस भी शायद थोड़ा सिंटैक्स डिफरेंट हो, लेकिन अगेन यू कैन इमेजिन के हम एक टेबल बना रहे हैं, चाइल्ड टेबल, जिसमें एक कॉलम है नेम्ड पेरेंट आईडी, जो रेफर करता है पेरेंट आईडी कॉलम को इन द पेरेंट टेबल। ठीक है, तो ये वो काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखा, नया लिखा हुआ है ऑन अपडेट कैस्केड। ठीक है, ऑन अपडेट कैस्केड इंश्योर्स कि इफ द प्राइमरी की कॉलम चेंजेस इन द पेरेंट टेबल, तो वही चेंज यहाँ पे आके भी हो जाएगा। ठीक है, और ऑन अपडेट के आगे मल्टीपल ऑप्शन होती हैं आपके पास, इसलिए अगर यहाँ पे कहीं पे लिखी हो ऑन अपडेट में, ऑन अपडेट कैस्केड, ऑप्शंस फॉर ऑन अपडेट पोस्ट इस बिसाइड्स कैस्केड, क्योंकि मुझे ऑनलाइन की गाइड नहीं मिल रहा, तो मैं आपको लेके दिखाता हूँ। तो वही होती है, ऑन अपडेट डिलीट होता है, ऑन अपडेट कैस्केड। तो ये देखें, एक है नो एक्शन। ठीक है, जो डिफॉल्ट, अच्छा डिफॉल्ट बिहेवियर ये है कि पीछे से कुछ अपडेट होता है तो फॉरेन की के अंदर जो जो फॉरेन जो फॉरेन की है, इट विल बी ऑर्फन्ड, इट विल पॉइंट टू अ नॉन एग्जिस्टेंट वैल्यू, और एक एरर हो जाएगा। ठीक है, तो आप जो, अगर पीछे प्राइमरी की कॉलम था, ठीक है, तो मैं इसकी स्लाइड में आता हूँ। तो ये सेटअप है फॉर एग्जाम्पल, और मैं क्वेरी लिखता हूँ अपडेट स्टूडेंट्स टेबल, सेट स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू समथिंग एल्स, वेयर द स्टूडेंट आईडी करंटली इज 2210006 3। ठीक है, तो होगा क्या कि द क्वेरी विल फेल, क्योंकि डू नथिंग हमने, नो एक्शन हमने कहा हुआ है, तो एसक्यूएल विल ट्राई टू मेंटेन द कंस्ट्रेंट्स, और कंस्ट्रेंट्स क्या है कि ये जो स्टूडेंट आईडी है इट मस्ट पॉइंट टू एन एंट्री इन द स्टूडेंट्स टेबल। इफ यू ट्राई टू रिमूव दैट एंट्री, तो दिस क्वेरी causes this constraint to fail, because if we allow this query to run, then we will have a student id in the enrollment table that points to no row in the students table. वी कैनॉट लेट दैट हैपन, इसलिए आपकी जो अपडेट की ऑपरेशन था ये रन नहीं होगा। ठीक है, इट विल फेल, तो इट विल नॉट अलाउ यू टू चेंज दिस वैल्यू। ठीक है, जबकि और ऑप्शंस क्या है, एक है रिस्ट्रिक्ट। रिस्ट्रिक्ट और नो एक्शन सेम है, रिलेटिवली सेम है कि ये अलाउ नहीं करेंगे एक्शन को। सेट नल जो मैंने आपको बताया था, विच इज के जो फॉरेन की जो चाइल्ड टेबल है उसके अंदर इस वैल्यू को नल कर दिया जाएगा। सेट डिफॉल्ट है, ये भी एक ऑप्शन होता है। कुछ कॉलम्स के ऊपर आप डिफॉल्ट वैल्यू भी स्पेसिफाई कर सकते हो कि अगर इसकी कोई वैल्यू ना हो, तो इसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए, कि लेट्स से इंसर्ट करते हुए आपने स्पेसिफाई नहीं की इसकी वैल्यू, तो क्या वैल्यू होनी चाहिए इसकी। तो अगर कोई डिफॉल्ट वैल्यू है तो वो सेट कर दी जाएगी। इसी तरह कैस्केड भी होता है। कैस्केड में होता है, कैस्केड क्या होता है कि अगर पीछे कोई चेंज किया गया है तो मेक इट एवरीवेयर एल्स। ठीक है, उस चेंज को कैस्केड कर दो, ब्रिंग इट डाउन टू ऑल ऑल अदर कॉलम्स। तो
ऑल अदर टेबल्स। ये होता है कैस्केड, ठीक है। तो ये सारी ऑप्शंस आपको मिलती हैं, आप इस कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं ऑन अ केस टू केस बेसिस। ठीक है, इज दिस क्लियर? Cool. अच्छा, सो ये हम देख रहे थे कि हमने किस तरह अम, यहाँ पे सिलेक्ट पे पर वेयर क्लॉज लगाया। अच्छा, वेयर के साथ आप और भी कर सकते हैं। तो वेयर आपने कहा स्कूल इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल एसएससी, और मेरे पास दो बच्चे आगे, में से एक सीएस का एक डबल ई का है, लेट्स से मुझे सिर्फ सीएस के बच्चे चाहिए। ठीक है, यानी स्कूल एसएससी हो और मेजर सीएस हो फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो आई कैन से स्कूल इज एसएससी एंड मेजर सीएस। ठीक है, अब वेयर के बाद जो कंडीशंस है वो दो कंडीशंस है, और उनके बाद साथ मैंने एंड लगाया है। तो हर वो रो जिसपे ये दोनों कंडीशंस ट्रू है, वो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगी, बाकी रोज नहीं आएंगी। ठीक है, एंड आई कैन ऑल्सो डू समथिंग लाइक दिस। आई कैन से वेयर स्कूल इज एसएससी और फॉर एग्जाम्पल मेजर इज इकॉन। ठीक है, अब मेरे पास इस कंडीशन में से या इस कंडीशन में से और जो जो भी सेटिस्फाई होगी किसी रो में, वो रो आ जाएगी। ठीक है, द रो डज नॉट नीड टू स्पेसिफाई, नीड टू सेटिस्फाई बोथ ऑफ दीज कंडीशन। अगर एक रो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर लेती है तो वो भी आ जाएगी, और एक दूसरी रो अगर ये स्पेसिफाई कर लेती, सेटिस्फाई कर लेती, तो वो भी आ जाएगी। तो इसमें आई गेट ऑल द रोज। ठीक है, ये जो पहली दो रोज है, पहली रो है, इसने ये एसएससी कंडीशन सेटिस्फाई की है, इसने भी एसएससी सेटिस्फाई की है, इसने ये कौन सेटिस्फाई की है। ठीक है, तो ये एंड और का फर्क है आपके पास। ठीक है, अच्छा, लेट मी इंसर्ट अनदर स्टूडेंट हियर, जिसको मैं अगेन एसएससी में सीएस में ऐड करता हूँ, और इसका हम रोल नंबर कर देते हैं फॉर एग्जांपल 24 से कर देते हैं सेम रोल नंबर, और इसका हम नाम रख देते हैं फॉर एग्जांपल सना इफ्तिखार 24। ठीक है, मैजिक, सॉरी, क्लियर, राइट। सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, ये आ गई। ठीक है, अच्छा, अब लेट्स से आई वांट टू काउंट, आई वांट टू काउंट हाउ मेनी सीएस स्टूडेंट्स आई हैव। ठीक है, तो काउंट कैसे कर सकते हैं आप इसके अंदर? तो उसके अंदर, उसके लिए व्हाट वी हैव इज कॉल्ड एन एग्रीगेट क्वेरी, ग्रुप बाय की हम क्लॉज लगाते हैं, एसक्यूएल ग्रुप बाय। ठीक है, द ग्रुप बाय स्टेटमेंट ग्रुप्स रोज दैट हैव द सेम वैल्यू इनटू समरी रोज। ठीक है, एंड ग्रुप बाय स्टेटमेंट इज ऑफ्टन यूज्ड विद एग्रीगेट फंक्शंस सच एज काउंट, min max sum average फॉर एग्जांपल। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो हम क्या करेंगे, वी विल से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, ग्रुप बाय मेजर। नाउ व्हाट दिस विल डू, इसके वो रोज जिनका मेजर सेम है, एग्जैक्ट सेम है, ये उनको कह लेंगे ग्रुप कर देगा। ठीक है, एंड नाउ वंस दिस ग्रुपिंग हैज बीन डन, अगर मैं इसको एज इट इज रन करता हूँ, तो ग्रुप बाय का रिजल्ट एज इट इज आपको नहीं मिल सकता, आपको उसके साथ एक एग्रीगेट फंक्शन यूज करना पड़ेगा। वो ग्रुपिंग तो हो गई है, ठीक है, लेकिन इस ग्रुप के साथ करना क्या है वो भी बताना पड़ेगा आप। हमारा इंटेंट क्या है इस ग्रुप के साथ, कि आई वॉन्ट टू काउंट दिस ग्रुप, सो आई कैन से काउंट मेजर। ठीक है, ठीक है। So, अभी तो ये हो रहा है कि ये सिर्फ काउंट मुझे दे रहा है, बट लेट मी ऑल्सो गेट द फॉर एग्जाम्पल अदर स्टाफ, फॉर एग्जाम्पल रोल नंबर, नेम, ईमेल, स्कूल, मेजर। सॉरी, मुझे स्पेस नहीं डालनी थी यहाँ पे, मैंने स्पेस डाल दी गलती से। इंटरेस्टिंग, कोई मैंने सिंटैक्स मिस्टेक की है, लेट मी आस्क जेमिनाई what's the problem with this syntax in Postgres. Select major, count major as, तो मैंने यही किया, मैंने क्या किया, शायद एज क्लॉज मिसिंग थी, मे बी। वैसे कुछ डीबीएमएस एज क्लॉज के बगैर भी अलाउ कर देते हैं आपको, माइस्क्ल अलाउ कर देता है। ठीक है, मैं कह लेता हूँ
मेजर काउंट फॉर एग्जाम्पल, नहीं अभी भी नहीं चल रहा। सिलेक्ट मेजर काउंट, मेजर स्टूडेंट काउंट फ्रॉम स्टूडेंट्स ग्रुप बाय मेजर। इंटरेस्टिंग। अच्छा मैं ऐसा करता हूँ, मैं मेजर पीछे रखता हूँ और बाकी मिटा देता हूँ। अच्छा अब आ गया, ठीक है। नॉट श्योर व्हाई इट वाज नॉट वर्किंग बिफोर। मे बी शायद पहली चीज आपको कोई और लिखनी पड़ती है और काउंट आप बाद में लिखते हैं, नॉट श्योर। नहीं, दिस दिस कुड कैन नॉट बी द इशू। आई थिंक मैं काउंट पहले भी लिख सकता हूँ, ट्राई कर लेते हैं इस थ्योरी को। काउंट पहले लिखते हैं और उसके बाद मेजर लिखते हैं, चल रहा है। और मेजर के साथ अगर मैं और कॉलम लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल रोल नंबर, चलता है नहीं। ये मसला है, मैंने रोल नंबर, व्हाई कांट आई ऐड रोल नंबर। अच्छा मैं सिर्फ वही यूज कर सकता हूँ। तो कह रहा है बाकी कॉलम्स नहीं ऐड कर सकता। अच्छा ठीक है, सही है। तो वो, हाँ समझ लगी, ठीक है समझ लगी। तो वो हाँ रोल नंबर डिस्प्ले कौन सा करेगा। दैट्स राइट, मेरी अंडरस्टैंडिंग में मसला है। बिल्कुल ठीक है, सही है। हाँ, ऐसे ही होना चाहिए। अच्छा सो मैं अब समझाता हूँ। सो हमने किया क्या है, हमने उससे कहा है पोस्टग्रेस को कि ग्रुप बाय मेजर कर दो। सो बट इट डज इज कि उसके पास जितनी रोज थी, ये रोज थी, उसने इनको ग्रुप करना शुरू किया। तो एक ग्रुप बन जाएगा सीएस वाला, ठीक है। वो एक ग्रुप बन गया। तो हर ग्रुप की आप समझे कि वो एक रो बना दो, ठीक है। तो सीएस की एक रो बन गई, इकॉन की एक रो बन गई और डबली की एक रो बन गई, ठीक है। सीएस वाली रो में दो एंट्रीज हैं, इकॉन में एक एंट्री है और डबली में एक एंट्री है। अब ये ग्रुप्स तो बन गए, ये कह लें कि तीन रोज बन गई, एक सीएस वाली, एक इकॉन वाली, एक डबली वाली। ये ग्रुप्स बन गए, ग्रुप रो कह लें इसको आप। और अच्छा वो कहता है कि अच्छा इस ग्रुप रो के बारे में आप क्या चाहते हैं जो आपको हम बताएं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप इसके बारे में मेजर पूछ सकते हैं उसका, ठीक है। तो इफ आई से फॉर एग्जाम्पल ग्रुप बाय मेजर, आई थिंक वैसे नहीं, ये मुझे काउंट के बगैर अलाउ नहीं करेगा, बट मैं ट्राई कर लेता हूँ फिर भी एक। नहीं करेगा मेरे ख्याल है, हाँ कर देता है, चलिए ठीक है। तो ये अगर आप सिर्फ मेजर सेलेक्ट कर लेते हैं, तो देखिए उसने जो तीन रोज बनाई थी आपको, उन तीन रोज का जो मेजर कॉलम है वो मिल गया, ठीक है। डबल ई का एक ग्रुप बना हुआ है, सीएस का ग्रुप बना हुआ है, इकॉन का ग्रुप बना हुआ है। साथ में आप कहते हैं कि मुझे इनमें से हर ग्रुप रो में से काउंट निकाल के दो, ठीक है। तो जो पहला ग्रुप है वो क्या है, सीएस वाला ग्रुप है। उसमें कितनी रोज है, यानी अकॉर्डिंग टू द मेजर, विद रिस्पेक्ट टू द मेजर कॉलम, उसमें कितनी कितनी रोज है, तो वो आपको बता देगा। इकोन के लिए बता देगा, डब्ल्यू के लिए भी बता देगा। तो हम ये दो चीजें सिलेक्ट कर रहे हैं, वी सिलेक्टिंग द एक्चुअल मेजर एंड द नंबर ऑफ रोज ऑफ दैट मेजर दैट एग्जिस्ट इन ईच ग्रुप, ठीक है। सो दिस गिव्स यू डबल ई के लिए वन, सी एस के लिए टू, एंड इकॉन के लिए वन। एंड ग्रुप बाय इज नोटोरियसली अ बिट डिफिकल्ट टू इमेजिन, क्योंकि अक्सर टेबल ऑपरेशंस होती है ना, इंसर्ट हो गया, सिलेक्ट हो गया, सिलेक्ट में वेयर क्लॉज के साथ भी यू कैन सॉर्ट ऑफ इमेजिन, but group by sort of feels a bit alien, a bit magical. So it's hard to understand, इसलिए मुझे मुझे भी मुझे थोड़ी सी मुश्किल हुई है। But you can take help from LLMs and कुछ अरसा जब इसको लिखते रहते हैं तो आपको आदत हो जाती है। आई पर्सनली डोंट राइट मच एसक्यूएल, और इंडस्ट्री में वैसे भी, वैसे एसक्यूएल काफी यूज होती है, लेकिन यूजुअली आप ओआरएम्स यूज कर रहे होते हैं, तो हाथ से एसक्यूएल रिलेटिवली कम ही लिखी जाती है, अगेन डिपेंडिंग ऑन द जॉब। कुछ जॉब्स में बहुत ज्यादा लिखनी पड़ती है। तो या ये सीन है। लेट मी सी माय स्लाइड्स, और क्या है। तो हमने इंसर्ट देख लिया है, सिलेक्ट देख लिया है, वेयर क्लॉज देख लिया है हमने, हमने एंड क्लॉज देख लिया है, हमने और क्लॉज देख लिया है, हमने अपडेट देख लिया है। डिलीट भी ऐसे ही काम करती है कि आप अगर मुझे एक रो डिलीट करनी है, फॉर एग्जांपल ये एच एस एस इकॉन वाली, आई कैन से डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू अ स्पेसिफिक रोल नंबर, फॉर एग्जांपल 2310000,
03 एग्जाम्पल, तो ये डिलीट हो जाएगा। नाउ इफ आई डू सिलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स, तो अब वो वाली रो यहाँ पे नहीं मौजूद। ठीक है, सारे एसएससी वाले रहेंगे। ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज मुझे आपको बतानी है, वो है वो फॉरेन कीज वाली चीज। हम फॉरेन कीज बना के देखते हैं। मैं पहले एक और टेबल बनाता हूँ, क्रिएट टेबल कोर्सेज। इसमें कोर्स कोड होगा हमारे पास, जो कि वार कार फॉर एग्जाम्पल 10 होगा। 10 कैरेक्टर से लंबा तो कोर्स कोड नहीं मैंने कभी देखा। कोर्स टाइटल होगा, या आप सिर्फ टाइटल भी कह सकते हैं, और इसको भी कोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ क्योंकि कोर्स इस टेबल के अंदर है, तो जाहिर है कि कोर्स के कोड की बात हो रही है। टाइटल में हम वार कार फॉर एग्जाम्पल 100 कर देते हैं। और कोर्स का तीसरी चीज हमने क्या रखी थी, ग्रेड। ठीक है, उसको हम कहते हैं वार कार 2, क्योंकि दो कैरेक्टर्स का ही ग्रेड होता है ना, B-C+ वगैरह वगैरह। ठीक है। और इसमें मैं जो कोड है, इसको मैं प्राइमरी की बना देता हूँ अपनी। ठीक है। टाइटल कोर्स का यूनिक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जरूरी नहीं है, तो ये बनाते। अच्छा, इंस्ट्रक्टर नेम भी था। ग्रेड बल्कि ग्रेड इसका नहीं होगा, इसका इंस्ट्रक्टर नेम होगा, सॉरी, इंस्ट्रक्टर नेम। अगेन आइडियली तो ये होगा कि इंस्ट्रक्टर्स का अलग, जैसा स्टूडेंट्स का टेबल है, इंस्ट्रक्टर्स का अलग टेबल होगा, और यहाँ पे सिर्फ इंस्ट्रक्टर की आईडी पड़ी हुई होगी। लेकिन अगेन हम एक पूरी डेटाबेस तो नहीं बना रहे, तो फिलहाल मैं इंस्ट्रक्टर नेम को वारकार 100 में रखता हूँ। ठीक है। और ये भी नॉट नल होगी, जो टाइटल है वो भी नॉट नल होगा। ठीक है। और इंस्ट्रक्टर नेम भी यूनिक होने की जरूरत नहीं है। आई थिंक दिस इज इनफ। एंटर। टेबल क्रिएट हो गया। तो आई कैन से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कोर्सेज। ये हमारे पास आगे खाली खाली है। अभी इसके अंदर मैं कुछ इंसर्शन करता हूँ। इंसर्ट इनटू कोर्सेज। कौन से कॉलम्स में इंसर्ट करूंगा, कोड टाइटल इंस्ट्रक्टर नेम में। वैल्यूज क्या दूंगा मैं, CS 100। टाइटल होगा कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम सॉल्विंग। और इंस्ट्रक्टर का नाम होगा फॉर एग्जांपल जैद अली तारिक। इंटर। अच्छा, एक और इंसर्शन करते हैं। कैन समवन गिव मी अदर कोर्स नंबर, फॉर एग्जांपल 600 हो गया। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और ये फॉर एग्जांपल पढ़ाते हैं नवीद। ये डॉक्टर नवीद का पूरा नाम नहीं आता। ये हो गया। और एक और कोर्स हम कर लेते हैं, CS 202। उसका नाम क्या है कोर्स का, आई हैव फॉरगॉटन, इट्स बीन 3 years। CS 202 इज, आई थिंक, डेटा स्ट्रक्चर। अच्छा, इमदाद वाला ना, हाँ यस। लॉट्स ऑफ PTSD, डेटा स्ट्रक्चर्स, वो what happened? Cool. सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम कोर्सेज। ये आ गया हमारे पास। ठीक है। मैंने PTSD लिख दिया, मुझे इमदाद लिखना था। अह, खैर, नो वरीज। अच्छा, अब हम अपना बनाते हैं इनरोलमेंट्स वाला टेबल। क्रिएट टेबल इनरोलमेंट्स। इसमें क्या कॉलम होंगे, इनरोलमेंट की अपनी आईडी होगी। ठीक है, विच इज सीरियल, नॉट नल ऑब्वियसली, एंड प्राइमरी की। ठीक है। इनरोलमेंट की स्टूडेंट आईडी होगी। ठीक है। विच इज अब अगेन मुझे फॉरेन की का सिंटैक्स देखना है, पोस्टग्रेस का। पोस्टग्रेस क्रिएट टेबल फॉरेन की सिंटैक्स, क्योंकि वो DBMS टू DBMS वेरी करता है। चाइल्ड आईडी इंट प्राइमरी की, अच्छा पेरेंट आईडी इंट रेफरेंसेस। ठीक है, सही है। स्टूडेंट आईडी, इट विल बी अ नंबर, इट रेफरेंसेस स्टूडेंट्स वाला टेबल। और उसकी कौन सी उसका कौन सा वो स्टूडेंट आईडी, बल्कि इसको रोल नंबर कहना चाहिए। स्टूडेंट रोल नंबर, ये रेफरेंस करता है स्टूडेंट्स टेबल के रोल नंबर कॉलम को। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अगला है हमारे पास कोर्स कोड। ये है वार कार 10। वार कार 10 किया था ना मैंने कोर्सेज टेबल में, हाँ कोड को, यस। और ये रेफरेंस करता है, इट रेफरेंसेस कोर्सेज टेबल का कोड कॉलम। ठीक है। इनरोलमेंट ये होगी, और फाइनली इनरोलमेंट के अंदर ग्रेड भी आ गया, जो कि कहने हैं वार कार 2 है। क्रिएट टेबल हो गया। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इनरोलमेंट्स। ठीक है, ये हो गया। /GT इनरोलमेंट्स, ये प्लस करता हूँ। ठीक है।
अच्छा, नाउ लेट्स क्रिएट एन एनरोलमेंट, इंसर्ट इनटू एनरोलमेंट्स। और हम क्या क्या इंसर्ट करेंगे, हम आईडी हम ऑटो इंक्रीमेंट छोड़ देंगे होने के लिए, हम स्टूडेंट रोल नंबर इंसर्ट करेंगे, कोर्स कोड इंसर्ट करेंगे, और हम ग्रेड इंसर्ट करेंगे। वैल्यूज क्या देंगे, स्टूडेंट रोल नंबर मुझे पता है कि पड़ी भी है 2210006 जो कि मैं हूँ। कोर्स कोड में फॉर एग्जांपल CS100 है हमारे पास, और ग्रेड में लेट्स से के ए है। ठीक है, एंटर करते हैं। आई सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इनरोलमेंट्स, ये आ गया। ठीक है, अच्छा अब मैं गलत वैल्यू इंसर्ट करने की कोशिश करता हूँ, इंसर्ट इनटू दिस, और मैं इसमें एक ऐसा रोल नंबर लिखता हूँ जो कि है ही नहीं। ठीक है, ये आ गई एरर, इंसर्ट और अपडेट ऑन टेबल इनरोलमेंट्स वायलेट्स द फॉरेन की कंस्ट्रेंट दिस। ये हर हर जब आप फॉरेन की कंस्ट्रेंट बनाते हैं ना एक, तो उस कंस्ट्रेंट को एक यूनिक नाम दे दिया जाता है, वो ऑटो जनरेटेड होता है, आप खुद से भी दे सकते हैं। ये इसने ऑटो जनरेट किया हुआ है, नाम इज नॉट इंपॉर्टेंट। डिटेल क्या है कि द की स्टूडेंट रोल नंबर इज नॉट प्रेजेंट इन द टेबल स्टूडेंट्स। ठीक है, तो वेरी क्लियर एरर कि ये जो रोल नंबर आप इंसर्ट करेंगे स्टूडेंट टेबल में एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, एंड द सेम विल गो फॉर द अदर टेबल्स। मैं अगर स्टूडेंट्स टेबल को क्वेरी करूं, स्टूडेंट्स आ गया ये, और कोर्सेज का टेबल ये आ गया। ठीक है, नाउ लेट्स क्रिएट द इंसर्ट स्टेटमेंट। अब इस दफा मैं स्टूडेंट सही रखता हूँ, तो फॉर एग्जांपल आई विल राइट 2410003 सर, और कोर्स नेम में रखता हूँ गलत, फॉर एग्जांपल 233, और एंटर करता हूँ, तो अगेन द कंस्ट्रेंट विल फेल। जबकि कोर्स अगर मैं ठीक रखता हूँ 202, और इसको मैं करता हूँ A+ फॉर एग्जाम्पल, तो नाउ द इंसर्शन इज सक्सेसफुल। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इनरोलमेंट्स अगर हम करते हैं, तो ये आगे हमारे पास दो रोल्स पड़ी हुई है। ठीक है, ये आगे, तो ये अब तक समझ आ रही है कंस्ट्रेंट्स कैसे काम करती है। आई टेक अ पोल। ठीक है, अच्छा अब फाइनल चीज जो है आपको दिखानी है ना, एंड दिस इज द एक्सटेंट टू विच हम सीक्वल पढ़ेंगे, दैट इज जॉइंस। तो जॉइंस क्या होते हैं, इफ आई गो टू ये ले जॉइंस, yes, yes. Join. A join is used to combine rows from two or more tables based on a related column between them. तो इस एग्जांपल दी हुई है कि आपके पास ऑर्डर्स का टेबल है, ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, ऑर्डर डेट। ठीक है, और आपके पास ये जो कस्टमर आईडी है जाहिर है ये फॉरेन की है, जो कि कस्टमर्स टेबल को पॉइंट करती है, उसमें हर कस्टमर का नाम शाम सब कुछ लिखा होता है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि हम चाहते हैं कि क्या गेट करें, अम, ये उसने करके दिखाया है, सिलेक्ट द रिकॉर्ड्स that have matching values in both tables। तो ये उसने क्वेरी रन की है, जिसका रिजल्ट क्या आएगा, आपके पास ऑर्डर आईडी आ गई है, कस्टमर का नेम आ गया, और ऑर्डर की डेट आ गई। ठीक है, तो अब ये मजे की बात ये है कि ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको ये जो रो शो हो रही है, ये रो किसी टेबल में नहीं पड़ी हुई। ठीक है, ऑर्डर टेबल में ऑर्डर आईडी है, कस्टमर आईडी और डेट पड़ी हुई है। ठीक है, कस्टमर का नाम तो नहीं पड़ा हुआ। सिमिलरली कस्टमर टेबल में नाम पड़ा हुआ है, लेकिन ऑर्डर आईडी और ऑर्डर डेट नहीं पड़ी हुई। ठीक है, तो आपने यहाँ पे एक ऐसी रो शो कराई है जो आपने दो टेबल्स को मिला के कंस्ट्रक्ट की है। ठीक है, और उन टेबल्स को, लेकिन ये तभी कर सकते हैं अगर उन टेबल्स के अंदर कोई लिंक हो। ठीक है, और वो लिंक एक फॉरेन की होता है, जैसे कि इसके हर रो के अंदर, हर ऑर्डर आईडी के अंदर, हर ऑर्डर रो के अंदर एक कस्टमर आईडी होती है जो कि एक स्पेसिफिक टेबल की रो को पॉइंट करती है। ठीक है, तभी ये काम किया जा सकता है, और इस काम को हम ज्वाइन कहते हैं। और जो सिंटैक्स है वो सिंपल है कि आप सिलेक्ट करते हैं फ्रॉम, ये भी ये वाला चीज बोल रहे हैं, सिलेक्ट फ्रॉम द ऑर्डर्स टेबल, but you're not selecting from the orders table actually. You are actually selecting from orders inner join customers. So you're actually selecting from a joined table. You're joining these two tables, the orders table and the customers table. ठीक है, so assume करें कि from के बाद जो है ना, ये पूरी चीज है, we are selecting from orders join customers। ठीक है, orders plus customers, इन दो को मिला के जो टेबल बनता है। अच्छा, बट मिलाने का तरीका भी आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीपल फॉरेन कीज भी हो सकती है ना, कि ऑर्डर्स टेबल में मल्टीपल ऐसी फॉरेन कीज हो जो कस्टमर टेबल को पॉइंट कर रही हो, या इस तरह होता है, लाजमन होता है। तो हमें बताना भी पड़ेगा कि ये जो ज्वाइन करना है इन दोनों को, ये किस कॉलम पे ज्वाइन करना है, ऑन विच कॉलम विल दिस ज्वाइन अकर। तो वो हम ऑन के बाद बताते हैं। तो हम कहते हैं कि ऑर्डर्स के टेबल में डॉट डॉट के साथ हम कॉलम स्पेसिफाई करते हैं, ऑर्डर्स डॉट कस्टमर आईडी, यानी कि ये वाला जो कॉलम है, दिस इज इक्वल टू कस्टमर्स के टेबल में डॉट कस्टमर आईडी। ठीक है, ये वाली कस्टमर आईडी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये ज्वाइन की कंडीशन बताई है। ठीक है, कि ऑर्डर्स टेबल की ऑर्डर्स डॉट कस्टमर आईडी
और कस्टमर टेबल में कस्टमर्स डॉट कस्टमर आईडी, ये आपस में इक्वल है, ठीक है। ये कंडीशन बता दी, इस बेस पे हमने कहा ज्वाइन कर दूं दोनों, ठीक है। तो एक्चुअली वे सिलेक्टिंग फ्रॉम दिस होल थिंग, ये जो ज्वाइन पूरा हमने बनाया है, ठीक है। तो यू कैन इमेजिन कि ये एक नया टेबल बन जाता है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होगा कि, अच्छा अभी यहाँ पे ज्वाइन की टाइप पे डिपेंड करता है कि उसके अंदर क्या होगा। मैं आपको ज्वाइन की टाइप्स दिखा दूँ। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्वाइन है, 4 तरह के ज्वाइन होते हैं। अभी हमने इनर ज्वाइन किया है। इनर ज्वाइन रिटर्न्स रिकॉर्ड्स दैट हैव मैचिंग वैल्यूज इन बोथ टेबल्स, ठीक है। लेफ्ट ज्वाइन रिटर्न्स ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द लेफ्ट टेबल एंड मैच रिकॉर्ड फ्रॉम द राइट टेबल, राइट में ऑपोजिट होता है एंड सो ऑन। तो इसकी एग्जांपल जो है वो ये है कि अभी तो ऐसा था कि ऑर्डर टेबल के अंदर हर ऑर्डर की ऑब्वियसली कस्टमर आईडी होती है, ठीक है। तो ऑब्वियसली अच्छा, लेकिन इसके अंदर भी केस बनता है। इमेजिन यू हैव अ कस्टमर दैट प्लेस्ड नो ऑर्डर। तो फॉर एग्जांपल यहाँ भी देख लें कि लेट्स से कस्टमर नंबर 1 जो है उसने कोई ऑर्डर प्लेस नहीं किया। तो इस क्वेरी के रिजल्ट्स में कस्टमर नंबर 1 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो वो नहीं आएगा ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि हमने इनर ज्वाइन किया है। इनर ज्वाइन क्या कहता है कि हम सिर्फ वो रोज रिटर्न करेंगे जिसमें एक मैचिंग, दोनों टेबल्स के अंदर एक स्पेसिफिक एंट्री मैच कर रही होगी, ठीक है। तो एक कस्टमर आईडी यहाँ पे 2 पड़ी हुई है, यहाँ पे भी 2 पड़ी हुई है, ये रो आ जाएगी अब, ठीक है। और जो रो कंस्ट्रक्ट होगी वो किस तरह की दिखेगी, वो रो, इफ आई मेक इट अ बिट स्मॉलर लाइक दिस, और मैं यहाँ पे कुछ और खोल लेता हूँ, जैसे ये खोल लेता हूँ जस्ट टू हैव सम प्लेस टू टाइप, ठीक है। Yes. अच्छा, तो आपके पास जो नई रो बनेगी, ये कस्टमर ID 2 और यहाँ से कस्टमर ID 2, इनको मैच करके वो बनेगी। उसमें ऑर्डर आईडी का कॉलम भी होगा, उसमें कस्टमर आईडी का कॉलम भी होगा, उसमें ऑर्डर डेट का कॉलम भी होगा। ये तो आगे पहले वाले टेबल के। दूसरे टेबल के भी सारे कॉलम उसके अंदर होंगे। कस्टमर आईडी तो पहले से आ गया, कस्टमर नेम भी हो गया होगा उसके अंदर। अ, और तीसरी चीज क्या है, कस्टमर कंट्री, कंट्री ये भी होगा उसके अंदर, ठीक है, ऐसे। सो और सिमिलरली इसमें अब आ जाएगा ऑर्डर आईडी, पहले आ जाएगी। ये ऑर्डर आईडी पकड़ लें 103 जो भी पड़ी हुई है, ठीक है, ये, ठीक है। फिर इसमें कस्टमर आईडी आ जाएगी जो कि 2 है, ऑर्डर डेट आ जाएगी जो कि ये है, और कस्टमर का नेम आ जाएगा जो कि ये है, ठीक है। सॉरी, कस्टमर नंबर 2 का नेम ये है, ठीक है। तो फिर फिलहाल मैं सिर्फ एना पकड़ लेता हूँ, बट पूरा नाम होगा यहाँ पे ऑब्वियसली। और एना का कंट्री जो है विच इज जर्मनी, आई थिंक जर्मनी, ये। तो ये एक रो आ जाएगी इस ज्वाइन के नतीजे में। सिमिलरली अगली रो आएगी ये वाली, ठीक है, 37, ठीक है। अब ये भी हो सकता है लेट्स से कि एक ऑर्डर आईडी ऐसी हो जिसका कोई कस्टमर आईडी ही ना हो, ठीक है। अगेन दिस डज नॉट मेक सेंस, बट लेट्स से गलती से ऐसा हो गया, ठीक है, ये कस्टमर आईडी के अंदर नल चली गई है वैल्यू, ठीक है। तो वो रो भी यहाँ पे नजर नहीं आएगी, क्योंकि दोनों टेबल्स के दरमियान में कोई मैचिंग नहीं, इन दैट केस ये वाली रो नहीं आएगी यहाँ, ठीक है। अगली रो आ जाएगी, ठीक है। तो ओनली दोज रोज विल शो, ठीक है, दैट हैव अ मैचिंग कॉलम, ठीक है। सिमिलरली एक ऐसा कस्टमर जिसका ऑर्डर ही कोई नहीं है, वो भी यहाँ पे शो नहीं होगा, ठीक है। इफ यू वांट कि वो शो हो, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसको चेंज कर देंगे इनटू अ राइट ज्वाइन। इनर ज्वाइन की जगह आप लिखेंगे राइट ज्वाइन, ठीक है। राइट ज्वाइन से क्या होगा कि हमने देखिए यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिखी है, ऑर्डर्स ज्वाइन कस्टमर्स। राइट साइड में हमने क्या लिखा है, व्हेन वी राइट दिस, ऑर्डर्स ज्वाइन कस्टमर्स, ठीक है। ये एक टेबल का नाम है, ये एक टेबल का नाम है, ठीक है। तो ज्वाइन के राइट पे हमने क्या लिखा है, कस्टमर्स। इफ आई से राइट ज्वाइन, तो होगा ये कि कस्टमर्स के टेबल की सारी एंट्रीज आ जाएंगी, और अगर उन एंट्रीज के अगेंस्ट कोई ऑर्डर भी हुआ तो वो भी आ जाएगा, लेकिन कस्टमर्स के टेबल की सारी एंट्रीज जरूर आएंगी। सिमिलरली इफ आई डू अ लेफ्ट ज्वाइन, व्हाट दैट डज इज के ऑल ऑर्डर्स, ऑर्डर्स की टेबल की सारी रोज जरूर आएंगी, और अगर कॉरिस्पॉन्डिंग कस्टमर टेबल की एंट्री हुई तो वो आ जाएगी, वरना वहां पे नल आ जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर ये लेफ्ट ज्वाइन होता तो क्या होता, लेट्स से ये एक ऑर्डर आईडी है 10309, ठीक है। लेट्स से कि इसके अगेंस्ट कस्टमर आईडी नल थी, और मैंने लेफ्ट ज्वाइन किया हुआ, कस्टमर आईडी नल थी, ठीक है, ऐसे। तो ऑर्डर डेट तो अभी भी मेरे पास है ना, राइट, वो एज इट इज आ जाएगी, ये आ गई। कस्टमर का नेम, अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेता हूँ, हाँ, कस्टमर का नेम। अब अगेन चूंकि कस्टमर आईडी नल थी, कोई मैचिंग एंट्री है ही नहीं कस्टमर टेबल के अंदर, कस्टमर नेम भी नल आ जाएगा, ठीक है। और कंट्री भी कस्टमर का नल है, ठीक है। अब आपके पास लेकिन होगा क्या कि ऑर्डर्स टेबल की सारी एंट्रीज आपके पास आ जाएंगी, देख रहे हैं। ऑर्डर्स टेबल की कोई ऐसी रो नहीं है जो अब आपके पास इस ज्वाइन के रिजल्ट में नहीं आएगी। इट्स जस्ट के उसके कॉरिस्पॉन्डिंग जो कस्टमर वाले कॉलम्स है वो एम्प्टी होंगे, ठीक है। दिस इज व्हाट हैपेंस इफ यू डू अ लेफ्ट ज्वाइन ओवर हियर, ठीक है।
कि ऑर्डर्स की सारी रोज मुझे चाहिए, और राइट ज्वाइन करेंगे तो कस्टमर्स का एज इट इज सेम हो जाएगा, ठीक है। सो ये होते हैं ज्वाइंस, ठीक है, और मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। लेट मी डू इट हियर। सो मैं क्या करता हूँ कि मैं क्या ज्वाइन करूँ, लेट मी क्लियर दिस। हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, कोर्सेज हैं, इनरोलमेंट्स हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू सी अ लिस्ट ऑफ ऑल एनरोलमेंट्स, और लेट्स से लिस्ट ऑफ ऑल एनरोलमेंट्स, लेकिन मैं स्टूडेंट्स के रोल नंबर से मुझे आइडिया नहीं हो रहा, मैं साथ में लोग स्टूडेंट्स की नेम भी देखा था, ठीक है। सो आई विल से सिलेक्ट स्टार। अभी सिलेक्ट के अंदर क्या आएगा उसके ऊपर बाद में आते हैं, फिलहाल मैं स्टार लिख रहा हूँ, इनरोलमेंट्स। अब मैं फ्रॉम, आई एम नॉट सिलेक्टिंग फ्रॉम द इनरोलमेंट्स टेबल, आई एम गोइंग टू सिलेक्ट फ्रॉम अ जॉइंड टेबल, इनरोलमेंट्स इनर जॉइन स्टूडेंट्स, ठीक है। बिकॉज आई ओनली वांट, इस केस में वैसे ऐसा होगा भी नहीं कि कोई कोई मिसमैचिंग एंट्री हो, बट आई आई वांट ओनली द मैचिंग रोज फ्रॉम बोथ टेबल्स, स्टूडेंट्स एनरोलमेंट्स इनर जॉइन स्टूडेंट्स। और ये जॉइन किसके ऊपर होगा, किस कॉलम के ऊपर होगा, इनरोलमेंट्स के अंदर डॉट स्टूडेंट रोल नंबर का कॉलम है, जो इक्वल है स्टूडेंट्स टेबल के अंदर रोल नंबर कॉलम के, ठीक है। अच्छा ये हो गया। अब मैं अगर तो स्टार्ट करता हूँ मुझे रिजल्ट मिल जाएगा वैसे तो, ये मिल गया रिजल्ट, लेकिन आई वांट टू बी मोर सिलेक्टिव। सो व्हाट आई वांट इसके, मैं ये बताऊं कि मुझे, मैं कुछ ही कॉलम चाहता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं इनरोलमेंट्स टेबल में से आई वांट द इनरोलमेंट आईडी, मुझे ऐसे नहीं चाहिए, वो बेकार कॉलम है, मुझे कोर्स आईडी चाहिए, कोर्स कोड सॉरी। सिमिलरली मुझे इनरोलमेंट्स टेबल में से ग्रेड भी चाहिए। सिमिलरली मुझे स्टूडेंट्स टेबल में से रोल नंबर नहीं चाहिए, मुझे नेम चाहिए बच्चे का, ठीक है, एंड दैट्स इट, ये तीन चीजें मुझे चाहिए। अब ये देखें आ गया बस, ठीक है। कोर्स कोड आ गया, ग्रेड आ गया और नेम आ गया, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको रीअरेंज भी कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा पढ़ने में आसान हो। ये लो, अब मेरे पास आ रहा है, रूहान हुसैन ने ये कोर्स लिया और उसमें ये ग्रेड लिया, सना ने ये कोर्स लिया और उसमें ये ग्रेड लिया, ठीक है। नॉट पॉसिबल यू हैव अदर स्टूडेंट्स एज वेल जिन्होंने कोई कोर्स नहीं लिया और उनका कोई ग्रेड भी नहीं आया। अगर मुझे वो भी देखने हैं, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको लेफ्ट ज्वाइन कर दूंगा, सॉरी राइट ज्वाइन कर दूंगा। राइट क्यों, क्योंकि स्टूडेंट्स हमने राइट साइड पे लिखा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स लेवल की सारी रोज आ जाएंगी मेरे पास, ये देख रहे हैं। तो वलीद बरकी भी आ गया है, लेकिन उसका कोर्स कोड और ग्रेड एम्प्टी है, क्योंकि इनरोलमेंट टेबल में वलीद की कोई एंट्री नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो एनी क्वेश्चन इन द चैट, कैन वी क्रिएट अ टेबल आफ्टर सिलेक्टिंग दीज कॉलम्स। आप कह रहे हैं कि इसका एक नया टेबल बन जाए, इस ये जो ज्वाइन हुआ था उसकी बेस पे, ये नहीं ये एक टेबल बन जाए, ये पूछ रहे हैं आप। हाँ, इनको ना व्यूज कहते हैं, तो दीज आर व्यूज बना सकते हैं आप, विच आर टेम्परेरी टेबल्स, जो यही होते हैं रफली, कि आप एक जॉइन है जो आपको अक्सर करना पड़ता है दो टेबल्स का, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ ये कि आप एक एक्चुअल टेबल बना के डिस्क पे स्टोर करें, उसका नुकसान क्या है कि फिर डेटा डुप्लीकेशन हो रही है। डुप्लीकेशन इन द सेंस के ये जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ से यहाँ तक, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट टेबल के अंदर भी पड़ी हुई है, राइट। ये जो पूरी चीज है ये, तो ये आपने डुप्लीकेट डेटा रखा है, तो आपकी डेटाबेस ज्यादा स्पेस ले रही है, डेटा डीनॉर्मलाइज हो गया है, दो जगह पे पड़ा हुआ है। अपडेट करेंगे तो भी दो जगह पे अपडेट करना पड़ेगा, कल को मैं इस बच्चे का नाम बदलता हूँ, मुझे यहाँ भी बदलना पड़ेगा एंड आई हैव टू रिमेंबर कि मुझे एक और जगह भी बदलना है। तो ये सारे मसले हो जाते हैं, इसलिए हम ये काम नहीं करते। व्हाट वी इंस्टेड डू इज क्रिएट अ व्यू। व्यू जो होता है कि यू कैन से कि वो स्टोर्ड टेबल नहीं है, इट्स मोर लाइक कि कुछ टेबल्स को यूज करके टेम्परेरीली हमने एक व्यू बना दिया, इट्स लाइक यू कैन सी इट, you can view it but it's not actually there, and when the ground tables change the view will change as well, ठीक है? तो वो अपना खुद का डेटा नहीं है उसका कि पीछे टेबल बदल जाए तो ये एज इट इज रहेगा, ये उनकी बेस के ऊपर उनको व्यू करने का एक तरीका है। तो और व्यूज जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड एसक्यूएल के अंदर आते हैं, वो हम नहीं पढ़ेंगे इसके अंदर, इस कोर्स के अंदर, ठीक है। सो आई थिंक आपको ज्वाइन सब समझ में आ गए होंगे, आई विल टेक अ पोल जस्ट टू सी के ज्वाइन समझ में आया कि नहीं आया। अगेन देयर अ बिट ट्रिकी टू रैप योर हेड अराउंड, एंड आई पर्सनली आल्सो हेट एसक्यूएल, सो इट्स फाइन इफ यू डोंट fully get it right now, but once you play with them, that's when you will get a better idea. And so it seems कि yes, most of you get it, and again the same queries you can run inside your application, जो और हमने कल आपको दिखाया था कि आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। So you have also done SQL now, which means you are now able to write very nice applications. So you can the limits, there are no limits to what you can do. हमारा बैकएंड भी अब कंक्लूड हो गया हुआ है। अगेन देयर इज अ लॉट मोर, बैकएंड की दुनिया बहुत वसी है, लेकिन उसके अंदर हम जाहिर है कि इंट्रोडक्टरी कोर्सेज के अंदर नहीं जाते होते।
अब अगले लेक्चर से हम probably we will come back to React. I'll give you an assignment for the backend. आपकी ये वाली जो अभी असाइनमेंट चल रही है उसकी डेडलाइन मैंने क्या रखी हुई है बाय द वे, किसी को पता? आई फॉरगॉटन। वेडनेसडे है, कल है, ठीक है, बस सही है। सो कल आप वो कर देंगे तो कल ही आपको रात को मैं अगली असाइनमेंट दे दूंगा, विच विल बी द बैकएंड असाइनमेंट इन विच यू विल बी राइटिंग एन एपीआई, ठीक है। और उसमें आप ये, इसमें एक डेटाबेस भी होगी, यू विल बी राइटिंग क्वेरीज, यू विल बी क्रिएटिंग टेबल्स, ऑल ऑफ दैट स्टफ। सो आपको इंशाल्लाह काफी मजा आएगा। उसको डिप्लॉय कैसे करना है वो उसके ऊपर फिर हम बाद में बात करेंगे कि वो क्या सीन है, मैं गाइडलाइंस आपको भेज दूंगा। बट फॉर नाउ आई जस्ट टेक अ फीडबैक एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस डू आस्क, अदरवाइज यू कैन देन लीव।